हेलो दोस्तों, आज है 20 जनवरी। 20 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला आर्टिकल है स्वामित्व योजना को लेकर। तो स्वामित्व योजना को हम एक स्टोरी के माध्यम से याद रखते हैं। कैसे कि गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था रामलाल। रामलाल के पास 2 बीघा ज़मीन थी, पर उसके पास उस 2 बीघा ज़मीन के कोई ऐसे आधिकारिक दस्तावेज नहीं थे। जब वो है उसे लोन एक बार उसे लोन लेने की आवश्यकता हुई। जब उसे लोन लेने की आवश्यकता हुई तो बैंक के पास गए। बैंक ने उसके कागजात मांगे जो उसके पास नहीं थे आधिकारिक। फिर उसने पटवारी पंचायत में कई बार दौड़ लगाई, लेकिन उसे कर्जा नहीं मिल सका। तो एक ऐसी स्थिति है ये जो आम इंसान में गांव में होती है। कई बार ज़मीन तो होती है पर उनका स्वामित्व तो उनके पास नहीं होता है आधिकारिक रूप से। तो इसी के लिए एक योजना आई है, उसका नाम है स्वामित्व योजना। ये संपत्ति का कार्ड होगा और ये ई वितरण होगा, ऑनलाइन हो जाएगा। तो संपत्ति का कार्ड है। इसके तहत सरकार क्या करेगी, रामलाल जैसे जो कई गांव वाले होंगे उन गांव वालों को ज़मीन का ड्रोन सर्वे कराएगी। ज़मीन का क्या कराएगी, ड्रोन से सर्वे कराएगी और उस ज़मीन की सही माप तय करेगी। तो सही माप होगी और सीमा होगी तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इससे एक तो मालिकाना हक रामलाल को मिल जाएगा। दूसरा क्या है, अगर रामलाल के साथ कभी कोई सीमा विवाद होता है पड़ोस के ज़मीन का, तो वो सीमा विवाद भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कानूनी रूप से पहले से ही वो दस्तावेज में है। तो मोदी जी के द्वारा स्वामित्व योजना का ई वितरण उनकी अध्यक्षता में ये वितरित किया जा रहा है। तो ये समझ में आया कहाँ पे है। तो अभी 10 राज्यों में अपना उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बाकी तो केंद्र शासित है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जो 10 राज्य हैं उनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान। अब इसमें थोड़ा हमें चूंकि याद रखना है तो ऐसा समझ सकते हैं कि साउथ के ज़्यादा के राज्य नहीं दिख रहे हैं हमें इस लिस्ट में। जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये नहीं है। महाराष्ट्र तो है, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये दोनों है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के एक दो हैं, उसके अलावा बाकी सब उत्तर के ही दिख रहे हैं हमें, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ऐसे में याद कर सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ऊपर है। तो अभी 65 वितरित किए गए हैं, 65 लाख वितरित किए जा चुके हैं। तो अब समझ में आया होगा स्वामित्व योजना क्या है। अब ये स्टार्ट हुई थी 24 अप्रैल को। कोई बताए 24 अप्रैल क्या होता है? 24 अप्रैल को खास तो इसी दिन होता है पंचायती दिवस। तो पंचायती जो दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तभी ये 2020 में इस योजना को स्टार्ट किया था पंचायती दिवस पे। किस लिए? तो अब हम समझ चुके हैं, ज़मीन का मालिकाना हक शुरू देने के लिए। डिजिटल कार्ड होगा, पंचायती राज मंत्रालय के ये अंतर्गत काम करेगी योजना। तो ये भी देख लिया। लाभ क्या होगा, अब व्यक्ति को ऋण आसानी से मिल जाएगा क्योंकि उसकी संपत्ति पे उसका अधिकार होगा। तो डिजिटल रिकॉर्ड होंगे और वित्तीय संपत्ति पे उसे लोन वगैरह भी मिल जाएगा। तो इससे वित्तीय स्थिरता अच्छी होगी। सटीक भूमि रिकॉर्ड होगा क्योंकि ड्रोन वगैरह से सब सटीकता से नापा जाएगा। खराब रख रखाव जो ज़मीन का होता था, डाटा उपलब्ध नहीं होता था, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। संपत्ति का निर्धारण हो सकेगा। सरकारी उपयोग के लिए क्या होगा कि सरकारी विभाग को उचित सर्वेक्षण आसानी से किया जा सकेगा। कैसा? सैटेलाइट के माध्यम से। और पंचायत मंत्रालय के अंतर्गत जो पंचायती विकास कार्य योजना चलती है उसे बढ़ावा मिलेगा। और सबसे मेन जो है, गांव में जो विवाद होते हैं ज़मीन को लेकर, वो अब विवाद नहीं हो पाएंगे। तो एक तरीके से क्या है, ये डिजिटल नक्शा है। हमें ये याद रखना, ये क्या है, डिजिटल नक्शा है। और ये संपत्ति का कार्ड है। तो क्या है, जैसे आधार कार्ड होता है, ये क्या है, संपत्ति का कार्ड रहेगा। विवादों से निपटान हो जाएगा। तो ये है, ड्रोन तकनीक वगैरह से हो जाएगा इसका समाधान। अब अगला है एक अब हमने लॉस एंजल्स के बारे में एक दो आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कई बार। लॉस एंजल्स कौन सा एरिया, हम इस बारे की बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया स्टेट की जो अमेरिका का है। इसमें जो आग लगी थी ना, तो कई बार हम इसे देख चुके हैं। अब आज इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग टॉपिक है, वो है हाइड्रो क्लाइमेट विप्लैश। तो हाइड्रो क्लाइमेट विप्लैश क्या है, तो लॉस एंजल्स में विनाशकारी आग जो है वो हाइड्रो क्लाइमेट विप्लैश नामक दुर्लभ मौसमी घटना को प्रेरित कर रही है। अब हो सकता है मेंस में ये पूछ ले हाइड्रो क्लाइमेट विप्लैश क्या होता है, प्री में तो आ ही सकता है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम जानते हैं तो इसे आसानी से समझते हैं। तो यह क्या है, एक मौसम का तेजी से होने वाला अचानक और तीव्र बदलाव है। तो मौसम का तेजी से अचानक हो जाए और अचानक और तीव्र मतलब तीव्र गति से हो जाए। अचानक तो हो ही जाती, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं अचानक से होती, पर अचानक से होने के बाद स्लो ना हो, तीव्र हो। तो ऐसी घटनाएं जो अचानक और तीव्र होती हैं, और कौन सी वो घटनाएं होंगी, मौसमी घटनाएं।
उन्हें ही क्या कहा जाता है हाइड्रो क्लाइमेट विप्लस। और ये ज़्यादातर कैसी होती हैं कि बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ के बाद अचानक से सूखा पड़ जाएगा। सोचो, जैसे अब यहाँ पे आग लगी थी कैलिफोर्निया स्टेट में, तो उससे पहले पानी खूब मात्रा में था। अब इतनी समस्या आ रही है कि वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि आग के कारण सारे पानी का क्या हो चुका है, बाष्पीकरण हो चुका है। तो अब बाढ़ के बाद एकदम से सूखा पड़ जाए, सूखा के बाद एकदम से क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये समस्या जो अचानक वाली होती है यही कहा जाता है हाइड्रो क्लाइमेट विप्लस। तो शायद है आपको ये समझ में आया होगा। अब एक कल्पना करते हैं कि कल्पना करो एक क्षेत्र में कई महीने तक सूखा पड़ा था। कल्पना करते हैं एक सूखा पड़ा था, अचानक भारी बारिश हो जाती है। तो कैसी है, भारी बारिश हो गई और इसके कारण बाढ़ आ जाती है। अब महीनों से लोग पानी से जूझ रहे थे, अचानक उन्हें बाढ़ से जूझना पड़ा। यही स्थिति क्या कहलाएगी, हाइड्रो क्लाइमेट विप्लस। तो नामक दुर्लभ मौसमी घटना होगी जो गीले और खतरनाक सूखे, मतलब अत्यधिक गीला मतलब एक तरीके से बाढ़, और फिर सूखे में बदलाव जो होंगे तेजी से होंगे। तो ये लोकेशन वगैरह हम देख चुके हैं अमेरिका का। ये वाला है रेंज, कोस्ट रेंज, इधर के आसपास ही है। अभी आग लगी हुई है क्योंकि यहाँ सेंटा आना हवा चल रही है ना इधर से, तो सेंटा आना हवा जो गर्म हवा में बदल जाती है, उसके कारण क्या है इस एरिया में और सूखा पड़ रहा है। तो वही है, इस चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो देखो इधर ड्राउट पड़ रहा है और फिर उसके बाद हरियाली आ गई और उसके बाद ड्राउट, फिर उसके बाद हरियाली, मतलब चेंज मौसम में तेजी से हो रहा है। तो हाइड्रो क्लाइमेट विप्लस एक क्षेत्र में अत्यधिक गीले और खतरनाक रूप से सूखे मौसम के बीच बदलते संदर्भ है। एकदम सूखा एकदम हो गया, तो इसके बाद उतार चढ़ाव होगा और ऐसे में क्या हो जाएगा, अचानक सूखने से आग लग जाएगी और गीले होने से अचानक वर्षा की मात्रा में बाढ़ आ जाएगी। तो ये है। जंगली आग के कारण क्या होते हैं, तो अब जंगली आग के कारण क्या होते हैं, मानव जनित कारण। जैसे कहें अब आजकल क्या होता है, शहर के आसपास ही हम क्या करते हैं, घरों को बसा देते हैं। और घर यहाँ पे अमेरिका वगैरह में कैसे बसते हैं, लकड़ी वगैरह के ज़्यादा बनाए। अब अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, आग की थोड़ी भी आग फैलती है, तो चूंकि सूखी परिस्थिति थी तो एकदम से जो क्या होगा कि कैंप लगाते हैं ये लोग, या बोन फायर, मतलब लोग कैंप लगाने जाते, थोड़ी आग लगाई पूरे एरिया में फैल गई। तो ये मानव जनित। सेंटा आना हमने देख लिया कि सेंटा आना अक्टूबर से जनवरी के बीच में ये रॉकी माउंटेन से ऐसे इधर की तरफ हवा चलती है, कैलिफोर्निया की तट की तरफ, क्योंकि इधर कैसा होता है, निम्न प्रेशर होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। सूखी सर्दी, सर्दी के मौसम में सूखा हो जाए, इससे भी हो जाएगी जलवायु परिवर्तन। तो इन सब के कारण ये हो रहा है, कृषि पे असर, सारी चीज़ें होंगी। अब आग ज़्यादा लगती है तो उससे होता क्या है, CO2 और मीथेन छोड़ती है, क्योंकि आग कार्बन डाइऑक्साइड तो जलेगा तो कुछ ना कुछ कार्बन तो बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ती है जंगल की आग, अगर पूछ लेगा। क्योंकि अब ये प्री में आ सकता है कि जंगल की आग लगने पर कौन सी प्रमुख गैस है, तो CO2 और मीथेन छोड़ती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। साथ ही क्या है, जंगल की आग का धुआं हानिकारक भी होता है, क्योंकि 2.5 जो PM2.5 होता है, और NO2, ओजोन, हाइड्रोकार्बन्स, सीसा, ये सारी स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो काफ़ी रोचक है, जल्लीकट्टू को लेकर। तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने न्यूज़ में कभी ना कभी जल्लीकट्टू का नाम सुना होगा। 2-4 साल पहले शायद 2019 में एक मूवी भी आई थी जल्लीकट्टू को सही साबित करने के लिए, वहाँ के कल्चर को, जो अच्छी चीज़ें हैं कल्चर की, वो दिखाने के लिए। तो इसे समझना है। तो जल्लीकट्टू को क्या है, तो जल्लीकट्टू एक खेल है। कहाँ का खेल है, अब तो तमिलनाडु का खेल है। खेल क्या है, तो इस खेल को कहते हैं एरुथा जुबुथुन कहते हैं इस खेल को। तो इस खेल को जो जल्लीकट्टू है, एरुथा जो जुबुथल नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो बैल होते हैं सांड, उन सांड को गले लगाना होता है। तो सांड को गले लगाने का मतलब है उन्हें कंट्रोल करना है। किसी मालिक का वो सांड होगा वो छोड़ेगा, और ये शर्त क्या होगी कि उसे कंट्रोल करना है, उसके सींगों को पकड़ना है। और अगर नहीं पकड़ पाते तो बैल का मालिक जीत जाएगा, और पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति जीत जाएगा। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले जब सींग होते थे जानवर के, उन सींगों में सोने के छल्ले डले होते थे। तो जो कंट्रोल कर लेगा, सींगों को ज़्यादा देर तक पकड़ेगा, वो उन्हें प्राप्त कर लेता था। अब वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, पर ये शक्ति के प्रतीक हैं कि किसी व्यक्ति की शक्ति को मनाया कब जाता है, पोंगल को मनाया जाता है। पोंगल क्या होता है, फसल की कटाई होती है, जब फसल की कटाई का जो त्यौहार होता है तो पोंगल होता है। तो हमने क्या समझा, तमिलनाडु में मनाया जाता है, इरुथा जुबुथुल इसके नाम होता है। कब मनाया जाता है, पोंगल को मनाया जाता है। क्या है इसका, तो सांड को गले लगाना होता है, मतलब उस पर कंट्रोल करना होता है। अब ये कुश्ती जैसा खेल है, थोड़ा थोड़ा कैसा खेल है, सांड से कुश्ती कर रहे हैं, सांड से। इसमें एक गुस्सैल सांड होता है, कैसा गुस्सैल सांड होगा, और उस पर नियंत्रण किया जाएगा। चलता कहाँ है ये ज़्यादातर, तो तमिलनाडु में भी
कुछ एरिया है जैसे मदुरै फेमस है, मदुरै मंदिर के लिए फेमस है ना, तो मदुरै वाला एरिया, त्रिची वाला एरिया है, तंजावुर वाला एरिया, इन एरिया में ये ज़्यादा खेला है। अब ऐतिहासिक रूप से कितना पुराना होगा सोचो, तो ये ऐतिहासिक रूप से 2500 साल पुराना है, मतलब ऐसा कह सकते हैं वैदिक काल के आसपास, उत्तर वैदिक काल के आसपास का 2500 साल पहले का है ये। तमिल में वीरता और शक्ति का ये प्रतीक माना जाता है। अब जो जल्ली नाम आया है ना, जल्ली नाम लिखा है, तो जल्ली कट्टू है ना, तो जल्ली नाम का ही मतलब हुआ करता था सोने के सिक्के, तो जो उसके सींग में पहले डले हुआ करते थे। कट्टू माने होता है कपड़ा, तो कपड़े से बंधे हुए वो हुआ करता था, उसमें सिक्के बांध दिए जाते थे इनके सींगों में ऐसे ऐसे करके, और जो कंट्रोल करेगा वो उसे प्राप्त कर लेगा। तो ऐसी चीज़ें होती, तो बहादुरी और इन सब का क्या होता है, मनाया जाता है। अब इसमें जो नस्ल यूज़ करी जाती है बैल वाली, वो शिवगंगई जिले की नस्ल है, शिव, तो उस नस्ल का नाम है पुलीकुलम। तो पुलीकुलम, तो ऐसा याद कर लो, गंगा, गंगई कोट चोलपुरम ऐसी चीज़ें आती हैं, तो शिव गंगई, तो शिव का बैल होता है, बैल किसका है, शिव का, तो शिव गंगई नाम की एक नस्ल होगी, मतलब जिले की नस्ल होगी, उस नस्ल का नाम होगा पुलीकुलम, तो पुलीकुलम उस नस्ल का नाम होगा। तो ये जैसा कि खेल हमने देख लिया। अब संवैधानिक प्रावधान क्या, तो इसके लिए बहुत अभी चर्चा चली थी, विवाद हुआ था 2014 में। क्या हुआ था 2014 में, केस गया सुप्रीम कोर्ट में, कहा ये तो बिल्कुल सरासर क्रूरता है जानवर के साथ, कि उसे पहले गुस्से में लाया जाएगा, फिर उसे प्रतिबंधित रोक आ जाएगा, तो सांडों की क्रूरता है, तो सुप्रीम कोर्ट में गया। तमिलनाडु ने कहा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा सांस्कृतिक अधिकार है, क्योंकि सांस्कृतिक अधिकार तो आर्टिकल 29 में मिला ही हुआ है, किसी व्यक्ति को सांस्कृतिक अधिकार और शैक्षणिक अधिकार है, तो ऐसा तो है नहीं, अब सांस्कृतिक अधिकार है ये हमारा, तो इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। फिर सरकार ने इसे कह दिया कि मतलब ज़्यादा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा है कि विशेष रूप से कानून बनाना चाहिए, और हालांकि जानवर के साथ ज़्यादा क्रूरता ना हो, पर इसे लागू करने के लिए दे दिया था 2017 में। फिर 2019 में इसी के लिए एक मूवी भी आ गई थी, जो उसकी खूबसूरती को दिखा रही थी, तमिल फिल्म जल्लीकट्टू की, तो ये है। तो जल्लीकट्टू आपको समझ में आया होगा। तो एक तरीके से ऐसा है कि गाड़ी पे बैठा दिया जाए बाइक पे बिना हेलमेट के, तो वैसा ही है, यहाँ पे डर रहेगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन रहती है। तो 48 आर्टिकल है जो हमारे, जो अब इससे संबंधित कुछ आर्टिकल है, जैसे 48 का ये कहता है पशुओं की क्रूरता ना हो, रक्षा होनी चाहिए। ऐसे ही 51 का ए का जी जो है, हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि हम जानवरों पर दया करें। राज्य 48 के में राज्य को कहा गया है कि रक्षा करें। 51 के ए के जी में कहा गया है कि जो व्यक्ति होगा उनका कर्तव्य होगा। 21 में क्या कहा गया, जो जीवन का अधिकार है उसमें पशु का जीवन भी तो शामिल है, पशु भी जीवन होता है, तो उन्हें भी है। 29 का ए में सांस्कृतिक, जिस चीज़ को लेकर तमिलनाडु ने तर्क दिया था कि ये उनका सांस्कृतिक अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगानी चाहिए। अब एक और फैक्ट जो हमें याद रख सकते हैं कि समवर्ती सूची में पशु की क्रूरता के रोकथाम का संबंधित है, तो ये न राज्य सूची में है, ना ये मतलब स्टेट सूची में भी नहीं है, और ये सेंट्रल सूची में भी नहीं, राज्य और केंद्र सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में आता है क्रूरता। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा इन आर्टिकल को इर्द गिर्द ही बनेगा, तो इन्हें याद रखना है। अब अगला आता है आर्टिकल जो है एनबीएफसी और गैर एनबीएफसी को लेकर। तो मेन है न्यूज़ एनबीएफसी को लेकर कि रिजर्व बैंक आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एक स्केल आधारित विनियमित, मतलब एक स्केल बनाएगी, एनबीएफसी किस आधार पर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, तो ये सब। अब मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो इस चार्ट से बन सकता है कि एनबीएफसी और बैंकों के बीच अंतर क्या होता है। तो पहले हम एनबीएफसी समझते हैं। तो एन बैंक तो हम जानते हैं, तो एनबीएफसी एक वित्तीय संस्था ही होती है। क्या होती है, एक वित्तीय संस्था होती है जो बैंक की तरह ही काम करेगी, पूरा बैंक की तरह ही होता है, पर बैंक नहीं होगी। मतलब एक तरीके से बैंक की तरह काम कर रहे हैं पर बैंक नहीं है, जैसे सरकारी नौकरी टाइप में कोई संविदा पे काम कर रहा है पर सरकारी नहीं है, तो बैंक की तरह काम कर रहे हैं पर बैंक नहीं है। तो आरबीआई के, पर आरबीआई के नियमों के तहत पंजीकृत भी हैं, आरबीआई के नियम है उनके तहत ये पंजीकृत है। सेवाएं क्या देते हैं, ये ऋण प्रदान कर सकते हैं। अब सोचो कोई बैंक है, तो बैंक का मेन कार्य क्या होता है, ऋण देना ही, तो ऋण तो ये दे सकते हैं, ऋण दे सकते, वाहन ऋण दे सकते, मतलब हर तरीके का ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, हाउस का लोन, सारी चीज़ें दे सकते। बाकी निवेश किस किस में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में, शेयर में, बॉन्ड में, इन सब में क्या कर सकते हैं, ये सुविधा के रूप में निवेश कर सकते हैं। संपत्ति इनकी हो सकती है, तो संपत्ति सारी चीज़। एनबीएफसी पर एक चीज़ होती है, डिपॉजिट जमा नहीं करते, डिपॉजिट मतलब जमा नहीं लेते कुछ मामलों को छोड़कर। तो ये क्या होगा कि ये बैंक जो होती है जमा स्वीकार करती हैं, ऐसा होता है ना बैंक में जमा स्वीकार, जो हम कितना भी रुपये जमा कराएं 5 साल 10 साल और ऐसे करें, पर एनबीएफसी में ऐसा जमा स्वीकार, मांग जमा स्वीकार नहीं करते हैं एनबीएफसी, ये अंतर है इनमें।
दूसरा, इनमें चेक नहीं जारी कर सकते, तबकि बैंक चेक जारी कर सकती। तीसरा क्या है इसमें, ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये पेमेंट भी करते हैं सेटलमेंट। अब ना ये पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ना ये ज़्यादा इनका मेन है लोन देने ही वाला काम, तो ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का भी पार्ट नहीं होते हैं, तो ये भी याद रखना। अब इनमें जो गारंटी वगैरह होती है वो बीमाकृत होती है, इनमें क्या होता है ऐसा नहीं होता है। तो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा एनबीएफसी जमाकर्ताओं के लिए जो जमा बीमा सुविधा होती है, वही वाली बात आएगी, जमा वाला इन दोनों में नहीं है, जमा वाला मतलब इसमें नहीं है। दूसरा क्या है, जो बैंक होती है एसएलआर सीआरआर कई सारी टर्म हम सुनते हैं वो रखती है, क्योंकि बैंक बैंक के रूप में काम करेगी तो एसएलआर सीआरआर रखी, पर इन्हें आवश्यकता ही नहीं है एसएलआर सीआरआर, क्योंकि ये अपना मतलब सरकार जो लोगों का रुपया वो अपने पास थोड़ी ना रख रहे हैं, तो उन्हें एसएलआर सीआरआर तो तब रखा जाएगा जब रिस्क हो। इनके पास क्या है, ये तो रुपये ले ही नहीं रहे, केवल लोन पे दे रहे हैं। अब बैंक है चूँकि, तो वो अधिनियम 49 में आएगी, बैंकिंग अधिनियम जो आता है 1949, उसके अंतर्गत रजिस्टर होती हैं बैंक, पर एनबीएफसी 1956 के तहत रजिस्टर होती हैं, तो ये अंतर है। निजी, अब बैंक में जो एफडीआई होती है वो निजी क्षेत्र से, मतलब इंडिया में कोई निजी क्षेत्र से 74% तक अनुमति होती है, और स्वचालित मार्ग से मतलब बाहर वगैरह से 49% तक हम विदेश से भी आ सकता है। पर एनबीएफसी में 100% एफडीआई आ सकती है, 100% मतलब विदेशी पूरा आ सकता है, इसमें केवल 49 तक था, और निजी क्षेत्र से 74% तक था। एनबीएफसी में 100% प्राइवेट हो सकता है, तो ये इनमें अंतर था। अब एनबीएफसी के बारे में तो अभी देखा, अब जो आरबीआई वो जानते ही, आरबीआई 34 के तहत काम करती है। एनबीएफसी की इसने कुछ श्रेणी बना रखी है, जैसे एनबीएफसी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, जैसे बैंक होती है ना अच्छी बैंक बुरा, तो ऐसा ही कुछ श्रेणियाँ बना रखी है। तो मेन इसका क्या होगा, तो अब हमें क्या समझ में आया कि एनबीएफसी क्या करती होंगी, एनबीएफसी केवल आरबीआई के समक्ष ही कुछ नियम है उन्हें फॉलो करती हैं, तो आरबीआई से पंजीकृत होती हैं एनबीएफसी, पहली बात सही है। दूसरा, ये मुनाफा के लिए ही काम कर रही हैं, क्योंकि ऋण दे रही हैं तो मुनाफा के लिए उस पर ब्याज लेंगी। निजी और खुदरा इनके ग्राहक होते हैं, तो निजी ग्राहक होंगे और खुदरा ग्राहक होंगे, मतलब सरकारी वाले नहीं होंगे ग्राहक, सार्वजनिक वाले, गवर्नमेंट वाले। दूसरा है जैसे, अब इसके एग्जाम्पल भी तो देखो एनबीएफसी के एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि सुना होगा बजाज फाइनेंस, जैसे महिंद्रा फाइनेंस, ये क्या कर रही है, यही तो काम करे। महिंद्रा फाइनेंस से हम ये कह देंगे कि हमारे 1 लाख रुपए जमा कर लो, 5 साल बाद दे देना, नहीं। महिंद्रा फाइनेंस ये क्या करते हैं, जैसे हमने बाइक लेनी है, तो हम बाइक लेने गए तो हमने कहा लोन दे दो हमें बाइक के लिए। अब समझ में आया होगा कि एनबीएफसी बजाज और महिंद्रा फाइनेंस है, वही इसका एग्जाम्पल है, तो अब हमें थोड़ा समझ में आया होगा ये। तो अब समझ, ये वाला हो गया। तो एक तरीके से अगर और एग्जांपल लो तो ऐसे समझ लो, एनबीएफसी प्राइवेट कैब की तरह है, जो हम कैब करते हैं गाड़ी वगैरह किराए पे, तो जब तक हम किराया दे रहे यात्रा कर रहे होते हैं, जबकि जो सरकारी बैंकें होती हैं सरकारी बस की तरह होती हैं, तो सरकार खुद अपने सस्ते मतलब सस्ता देती है और उन्हें पहुंचाती है, तो ये वाला है। अगला अब इसमें यही चीज़ें सारी दी हैं, और कि मतलब उनका निगरानी करेगा ये। अब इसमें एक दिया है कि 50-50 मानदंड को पूरा करती हैं एनबीएफसी, वही पंजीकृत होती है। 50-50 मानदंड क्या होगा, तो ये देखते हैं कि जैसे उनका कुल, उनके पास 50 मतलब 100 रुपये है मान दो, तो उनका 50 रुपये किससे आना चाहिए, वित्तीय से आना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम से आना चाहिए, ऐसा नहीं एग्रीकल्चर से आए। अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उन्हें एनबीएफसी के तहत रजिस्टर की ज़रूरत ही नहीं है, वो साधारणतः अपना काम कर सकती हैं। पर अगर फाइनेंशियल सेक्टर से उनका 50% प्रॉफिट आ रहा है या 50% टैक्स आ रहा है, तो वो एनबीएफसी के तहत रजिस्टर होंगी। तो ये है 50-50 मानदंड। तो वही लिखा है इसमें, जब कोई किसी कंपनी की वित्तीय संपत्ति की कुल संपत्ति का 50% से अधिक, मतलब जितनी उसकी संपत्ति है 50% से अधिक जो आय है वो वित्तीय फाइनेंशियल सेक्टर से आ रही है, तो वो 50 मानी जाएगी, 50% से अधिक है। उद्देश्य क्या है, कंपनी आरबीआई के तहत पंजीकृत हो रही है, विनियमित होती हैं, तो ये समझ में आया होगा। अब आरबीआई के तहत पंजीकरण की आवश्यकता वही 56 के तहत है, और जो इनकी न्यूनतम आय मतलब जो महिंद्रा फाइनेंस है, इनका कितना होना चाहिए रुपए, तो लगभग इनके पास 200 लाख का न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि होनी चाहिए, 200 लाख के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा है ये। तो ये हो गया। अब है मूसी रिवर, अगला आया है एक इम्पोर्टेंट जो है मूसी रिवर। तो मूसी रिवर के बारे में अगर देखें तो मूसी रिवर पहली बात बहती क्या है, पर उससे ज़रूरी है कि चर्चा में क्यों चल रहा है। तो एक मतलब एक संस्था है वर्ल्ड मोनूमेंट फंड, ये लिखा है WMF, वर्ल्ड मोनूमेंट फंड। इसने अपनी 25 साइटों की एक सूची अभी जारी करी है, नामित करी है। इसमें भारत की 2 साइट्स हैं, किसमें, वर्ल्ड मोनूमेंट फंड, जो जिसके बारे में नीचे दिया है कि एक है वर्ल्ड मोनूमेंट फंड, ये वाला है विश्व स्मारक कोष, दूसरा है मोनूमेंट वॉच, स्मारक निगरानी। तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में अभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड मोनूमेंट फंड और मोनूमेंट वॉच। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 25
की लिस्ट निकाली, उसमें से 2 लिस्ट में भारत के, एक कौन सा है, मूसी रिवर हैदराबाद की है, मतलब हैदराबाद जो बसा है वो मूसी रिवर के किनारे बसा है, तो उसे इसमें रखा गया है। दूसरा जो रखा गया है वो रखा गया है गुजरात का भुज एरिया, जो जल प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो क्या याद रखना है, वर्ल्ड मोनूमेंट फंड में भारत की 2 संस्थाएं, मतलब 2 जगह, मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें जैसे ये, और दूसरा है कि गुजरात के भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली, ये दोनों शामिल हैं। अब इस सूची में जो रखे जाते हैं वो क्यों रखे जाते हैं, या तो जल संकट से सामना कर रहे हैं, जो देखो मूसी नदी है, तो मूसी नदी हैदराबाद में बह रही है तो जल का संकट है, और ये ऐतिहासिक इमारतों के आसपास जल का संकट। दूसरा, गुजरात में भुज एरिया में भी क्या लिखा है, जल प्रणाली, तो इनमें जल संकट या पर्यावरणीय जोखिम हो उनका सामना करें, वरना तो यूनेस्को हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर ऐतिहासिक चीज़ें यूनेस्को में शामिल होती। यहाँ पे अगर अगर इस स्मारक शामिल हो रहे हैं तो उनका या तो जलवायु संकट होगा या पर्यावरणीय संकट का जोखिम कर रही हैं, तो वो है। अब मूसी रिवर देखते हैं, तो महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से। मूसी नहीं, मतलब कृष्णा रिवर, मूसी सहायक है कृष्णा की। तो क्या याद रखना है हमें, महाकृष्ण जो थे वो बहुत बली थे ना, कृष्ण बहुत बलशाली थे। तो यहाँ पे है मूसी रिवर, यहाँ से वो कृष्णा रिवर, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, फिर प्रवेश करती है कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा के आसपास बहती हुई लास्ट में विजयवाड़ा के पास, जो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में अपना डेल्टा बना रही, और यहीं से मिलती है मूसी। तो याद कर लेना, कृष्ण थे, कृष्ण भगवान, तो कृष्ण की मौसी हुआ करती थी कोई, ऐसे याद कर लेना। तो कृष्ण की मौसी हुआ करती, तो मूसी रिवर याद आ जाएगी थोड़ी सी ऐसे। अब इसमें अगर मैप अगर हम देखें तो लगभग लेंथ इसकी 1400 किलोमीटर के आसपास है। सह्याद्री जो है, इस एरिया में सह्याद्री है, तो सह्याद्री के महाबलेश्वर से ये निकलती है। अब इसमें पहली नदी जो मिलती है वो निकलती है कोयना, फिर उसके बाद है कोयना के बाद बरना, और उसके बाद है कोयना हो गया, बरना हो गया, और पेंच गंगा हो गया, और दूध गंगा हो गया। उसके बाद हो गया घाट प्रभा और माल प्रभा, और उसके बाद हो गए भीमा। तो उन कृष्ण के भाई हुआ करते थे ना भीम, तो भीम यहाँ याद रखते हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं कोयना, तो कोयना एक रिवर हो गई, कोयना हो गई। उधर पेंच गंगा और दूध गंगा है, तो ऐसे याद कर लेना, ऐसे दूध गंगा। तो कृष्ण वाले जो कृष्ण मथुरा में रहते थे वहाँ दूध की बहुत हुआ करता था, तो दूध गंगा ऐसे याद कर लेना। इधर मूसी ये देखी गई है, मूसी रिवर है, तो ये हो गया। और इधर की तरफ ये जाके विजयवाड़ा में ये मिल जाएगी। और यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम है, तो नाग भी याद कर लो, कृष्ण जो थे वो नाग वाले को कंट्रोल किया था ना, कृष्ण ने नाग को, तो नागार्जुन सागर भी है यहाँ पे, तो कृष्णा नदी का याद हुआ होगा थोड़ा। उसके बाद आ जाए अगला, जो इसी पे मॉन्यूमेंट वॉच, और इस पे तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय। तो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूयॉर्क में, क्योंकि अभी 2 शामिल हुए ना भारत के। तो कब ये स्थापित हुआ था, 1996 में, तो ज़्यादा पुराना संस्था नहीं है। वही स्थानीय विरासत को संरक्षण, जागरूकता, सारी चीज़ें, 2 वार्षिक कार्यक्रम है। और इसके बाद क्या है, ये विश्व स्मारक वही संघर्ष हो, बर्बरता हो, आपदा हो, इनके कारण अगर खतरा है तो इन्हें शामिल किया जाएगा। मूसी रिवर जैसा कि हमने देख ही लिया है, तेलंगाना से होकर बहती, कृष्णा की सहायक है, और इस नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। और यहाँ पे अनंतगिरी हिल्स के पास के शुरुआत होती है, मतलब यहाँ पे जहाँ ये मार्ग है मूसी रिवर का, तो मूसी रिवर अनंतगिरी से निकलती है पास से ही। तो ये अब एक लास्ट आर्टिकल है इसका, पीएम बानी को लेकर। तो पीएम बानी का मतलब प्रधानमंत्री होगा, बानी का मतलब वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब ऐसे याद करते हैं, इसे समझते हैं कि ये वाईफाई देने वाली सुविधा है, वाईफाई देने वाली सुविधा है, जो 9 दिसंबर को सन 2020 में शुरू हुई थी, अभी की नहीं है, 2020 की शुरुआत है। अब इसे एक स्टोरी के माध्यम से फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कि राजू नाम का एक व्यक्ति गांव में रहता है, वहाँ पर इंटरनेट या तो है ही नहीं है, या इंटरनेट जो वाईफाई जो लगा है वो है ही नहीं है, मतलब उसके यहाँ है नहीं है वाईफाई, तो या फिर वहाँ बहुत महंगा है। तो ऐसा ना करें, एक जगह वाईफाई लगवा दें ऐसा, और ये लोग जो सब गांव में के बैठे हैं ये सब वाईफाई चला लें, उस सेंटर में जाके केवल सस्ता सा रिचार्ज करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि राजू के पास नेट का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो वो क्या करेगा, राजू गाँव में एक दुकान होगी, जो क्या होगी, जिसे कहा जाएगा पीडीओ का मतलब पब्लिक डेटा ऑफिस। जैसे ऐसे मान लेते हैं एक जगह पे एक दुकान होगी चाय वाय वाले की, वहीं पे खुला होगा पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस, के जरिए आसानी से वाईफाई सुविधा होगी। अब वाईफाई में हम जानते हैं वाईफाई काफ़ी सस्ता होता है, कई लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे मान लो 10 रुपये का रिचार्ज कराएगा, 2 GB डाटा यूज़ करेगा, और वो अपने चलाएगा घर पे। उसे पूरे महीने का भी रिचार्ज नहीं कराना है, ना उसे इंटरनेट की स्पीड स्लो मिलेगी या काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी, ना ऐसे उसे छत पर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये भी असुविधा है।
तो पीडीओ क्या हुआ, जो पब्लिक डेटा ऑफिस है वो एक ऐसी दुकान होगी जहाँ वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी। कोई हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वहाँ पे वो केवल अपना एक डब्बा लगा लेगा और उससे चलता रहेगा। इससे क्या होगा, एक तो सस्ता नेटवर्क मिलेगा, हर जगह मिलेगा, छोटे दुकानदार यूज़ करते रहेंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं कि अब भाई पूरा लाइसेंस लो, सब चीज़ें करो, नॉर्मल ऐसे घर में वाईफाई लगवाते हैं ऐसे। तो सरकार ने इस वजह से स्टार्ट किया था कि ज़्यादातर भारत के क्या एरिया में हॉटस्पॉट केंद्र बन जाए, तो जहाँ पे इंसान जाए। अब इस और ये ढूंढना भी नहीं है, उसमें जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे पीएम वाईफाई बानी वाली, उसमें आ जाएगा कि इतनी दूर पे ये पीएम बानी के तहत नेटवर्क मिलेगा, अपने जाओ वहाँ पे और वहाँ पे नेट चला लो, रुपए दे दो। तो हॉटस्पॉट का क्षेत्र का प्रसार करना था, और विशेषकर गाँव एरिया में, क्योंकि ऊपर ऐसे गाँव में ही दिक्कत होती है। तो बिना वाईफाई प्रदाता बनने में सक्षम बनकर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा वाईफाई का कनेक्शन डब्बा वो लेके आ रहे मशीनरी, केवल हम आसानी से एक वहाँ पे सेंटर बना देंगे, वाईफाई डब्बा रख देंगे और उससे चलता रहेगा तेज वाला। तो यही है, तो सार्वजनिक है ये, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, डेटा सेंटर बन जाएगा। ऐप प्रदाता ऐप्स के जरिए जो पीएम वानी हॉटस्पॉट का पता लगाया जा सकता है। तो अच्छी योजना है ये, ऐप डाउनलोड करके और इसे चला भी सकते हैं, चालू भी है ये वैसे। अगला है अदन की खाड़ी लाल सागर को लेकर। तो लाल सागर के बारे में काफ़ी सुना होगा, रेड सी। तो रेड सी है वो हिंद महासागर में ही स्थित है। मैप ही देख लेते हैं पहले। तो ये भारत दिख रहा होगा, तो भारत से अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये रेड सी है। और यहीं पे जो स्वेज नहर है, जो ऊपर की तरफ स्वेज नहर चली गई है, ये मेडिटेरियन सी है स्वेज नहर, तो ये स्वेज नहर, तो ये वाला एरिया रेड सी, और ये एरिया फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी वही पर्शिया, गल्फ ऑफ पर्शिया जो कहते हैं, और यहीं दजला फरार नदियाँ मिलती हैं। और इसी के किनारे कौन सा हुआ करता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो अपने हड़प्पा के सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ पनपी थी। तो ये वाला एरिया, तो हमें अभी क्या पढ़ना है, रेड सी। तो ये वाला एरिया वैसे जूम में देखेंगे तो रेड सी ऐसा देखेगा, ये वाला रेड सी। अब बात आती है रेड सी क्यों रखा नाम, कभी जैसे हर जगह का नाम कलर के हिसाब से तो नहीं होता है, तो रेड सी क्यों रखा। तो यहाँ पे क्या है, ये जल निकाय है, ये जल निकाय है। यह अब पहली बात तो इसकी लोकेशन समझ में आई होगी, ये अफ्रीका, ये एशिया के बीच में है। यहाँ पे एक शैवाल पाया जाता है, शैवाल मतलब एलगई, जो हरी हरी होती है ना शैवाल, तो एलगई होता है जो एलगई, उसके एलगई के कारण जो पानी के ऊपर गांव में देखते हैं या कहीं तालाब में वो हरा हरा सा जमा होता है, वही होता है एलगई। जैसे ब्लू ग्रीन एलगई सबने पढ़ा होगा, तो वो उसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। तो उस एलगई का नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम, ट्राइकोड्रेस्मियम ड्रेस्मियम इरीथ्रियम। तो इरीथ्रियम नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एल्गई के कारण ही इसका कलर कैसा हो जाता है, हल्का लाल हो जाता है। ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम के कारण लाल रंग इसका दिखता है। अब ये वाला एरिया अरब प्रायद्वीप है, जहाँ सऊदी अरेबिया है, ये अरब प्रायद्वीप है। ये वाला एरिया अफ्रीका वाला एरिया है। अब यहीं स्वेज नहर है, और ये वाली जगह कौन सी है, मिस्र की है। तो ये हमें याद रखना है पहले तो ये हमें समझ में आया। अब देखते हैं इसके बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में। तो अगर हम इसकी मैप की लोकेशन देखें तो ये अगर रेड सी है, तो अगर रेड सी में हमें यहाँ से प्रवेश करना, मतलब भारत से अगर मान लो किसी को जाना है, तो मिस्र में जाना है मान लो, तो हम इधर से अगर भारत से चलेंगे तो भारत से इस वाले एरिया में, ये जो बीच का एरिया दिख रहा है वो ये एरिया है, जूम में देखेंगे तो ये वाला एरिया है वो ये एरिया। तो यहाँ पे बाब अल मंदेब है, कौन सी एक स्ट्रेट है, बाब अल मंदेब। तो बाबल मंदेब करके एक स्ट्रेट है, मतलब जो जल निकायों को जोड़ती है वो स्ट्रेट होती है, रेड सी को हिंद महासागर से जोड़ रहा है, तो ये है। अब यहीं पे एक छोटा सा पोर्ट है, उसका नाम है अदन। तो इस एरिया को क्या कहा जाएगा, अदन की खाड़ी कह देंगे। अदन है तो इसके एरिया को क्या कह देंगे, अदन की खाड़ी कह देंगे। तो अब समझ में आया होगा, अगर हम इंडिया से जाते हैं तो हमें पहले अदन की खाड़ी पड़ेगी हिंद महासागर में। अदन की खाड़ी क्यों पड़ेगी, क्योंकि अदन एक नाम का बंदरगाह है, तो उसी के नाम पे पोर्ट है, तो बंदरगाह का नाम के नाम से यहाँ पे अदन की खाड़ी नाम हो गया। खाड़ी में लगा पानी। फिर उसी के बाद हम जब इस एरिया में प्रवेश करेंगे एंटर, तो हमें एक स्ट्रेट मिलेगी। स्ट्रेट मतलब सकरा एरिया, सकरा ही पतला सा एरिया है ना, एक इधर स्थल इधर पानी चौड़ा, बीच में पतला सा एरिया, तो इसका नाम रख दिया बाब अल मंदेब। उसके बाद हम पहुँचेंगे रेड सी में, ये है पूरा रेड सी। और इसके बाद हम इधर जाएंगे तो ये स्वेज नहर है, तो 1869 में बनी थी वो स्वेज नहर, यही है। और ऊपर अगर हम जब निकलेंगे तो यहाँ पोर्ट सईद मिल जाएगा, पोर्ट सईद।
इधर की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो ये मिलेगा गल्फ ऑफ अकाबा। तो अकाबा की खाड़ी भी सुना होगा। तो एक तो है सुएज नहर की खाड़ी, ये है गल्फ ऑफ सुएज, और ये है अकाबा की खाड़ी। अब इसी के बीच में एक पेनिनसुला है। जब तीन ओर से कोई चीज़ पानी से घिरी होती है तो उसे पेनिनसुला कहते हैं, जैसे भारत। अब ये वैसा ही तो लग रहा है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ऊपर भी पानी, तो इसमें ज़्यादातर एरिया में पानी है। तो इसे कह देते हैं सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला। तो इसका नाम क्या है? सिनाई पेनिनसुला। इस वाले एरिया का ये रहा छोटा सा एरिया, सिनाई पेनिनसुला ये है। और इधर की तरफ इसमें कौन सा है? गल्फ ऑफ सुएज, और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी। तो अकाबा की, और इधर ही जॉर्डन और इजराइल की सीमा लगती है, तो इधर वाला, और ये रेड सी हो गए। अब इधर अगर देश देखें तो ये अभी बता दिया इजिप्ट है, ये वाला देश है इजिप्ट, ये वाला। इधर सूडान है, नीचे वाला एरिया सूडान है, इधर इरीथ्रिया और इधर जिबूती है। तो इन देशों के नाम याद रखने। जिबूती की सीमा इधर लगती नहीं है पानी से, तो केवल इरीथ्रिया तक याद रखना है। जो जिबूती है वो लैंड लॉक में आ जाएगा। तो इधर क्या है? इजिप्ट, इजिप्ट के बाद सूडान, सूडान के बाद इरीथ्रिया। उसके बाद इधर की तरफ देखेंगे तो ये तो इन्हीं का, इजिप्ट का ही पार्ट है। जो सिनाई प्रायद्वीप है किसका अधिकार है? इजिप्ट का। तो इधर सऊदी अरेबिया है, और इधर कौन सा मिलेगा? यमन मिलेगा। जो ये वाली कंट्री है यमन। और यहीं के अभी अगर करंट पढ़ते हैं तो हमें पता होगा हाउथी राइवल्स यहाँ पाए जाते हैं। जो हाउथी लड़ाके पाए जा रहे हैं ना, सिया वाले, तो जिनका अभी लड़ाई भी चल रही है, अमेरिका वगैरह से हमला करते रहते हैं, तो वो यही वाले एरिया में। अब दूसरा की तरफ बात करें, इस वाले एरिया की बात करें, क्योंकि चर्चा में तो पूरा ये एरिया इस वाले, तो इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो अगर यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे चूंकि ये ओमान कंट्री है, तो इस उधर अदन, अदन था पोर्ट, तो अदन की खाड़ी हो। इधर ओमान कंट्री है, तो कौन सा गल्फ हो गया? गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये वाला एरिया। अब गल्फ ऑफ ओमान, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये यूएई है, पर यूएई इतना है, जो ऊपर नोक सी निकली है ये ओमान की नोक है, ये ऊपर से। तो यहीं पे रहे, जो अगर हम एंट्री मारेंगे फारस की खाड़ी में, तो हमें उधर बाबल मंदिर पड़ रहा था, तो इधर हमें पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हम फारस की खाड़ी में एंटर मार जाएंगे, और यहीं मिलेगा हमें कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, और कौन सा? इधर ओमान का ये छोटा सा एरिया है। तो ये समझ में आया होगा ये वाला एरिया के बारे में। तो यहीं पर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ जल के खतरे बढ़ रहे हैं अदन की खाड़ी और लाल सागर में, वही हाउती वगैरह के कारण, तो सुरक्षा वगैरह ज़्यादा करनी, तो इस वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। तो हमने लोकेशन भी देख ली। अब हमें एक छोटा सा फिर से देख लेते हैं। गल्फ ऑफ अदन था, यहाँ पे अदन पोर्ट था। रेड सी में आए, इधर कौन सा स्ट्रेट था बताओ? बाबल मंदेब था। और इधर कौन सा था? जो ये वाला तो होमुर्ज वाला था, ये गल्फ ऑफ होमुर्ज जो हमने पढ़ा था, ये स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज, जो गल्फ ऑफ ओमान था, तो ये था। इधर रेड सी था, ये सुएज, ये वाला एरिया सुएज नहर है, तो गल्फ ऑफ सुएज, और ये अकाबा की खाड़ी थी। और इस प्रायद्वीप को क्या कहा जा रहा था? सिनाई प्रायद्वीप। तो ये देख लिया हमने। इधर एक आइलैंड है सुकोत्रा आइलैंड, एक बार पीसीएस में आ चुका है 2-3 साल पहले। सुकोत्रा आइलैंड कहाँ है, किसका है? तो यमन का ये सुकोत्रा आइलैंड, तो ये है। उसके बाद अब फिर वही है गल्फ ऑफ, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये सिनाई प्रायद्वीप का और जूम वर्जन है थोड़ा सा। तो ये वाला एरिया है इतना सा एरिया, इसी का अब ये पूरा जूम है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था ये गल्फ ऑफ सुएज था, और इधर से निकल के ऊपर पोर्ट सईद मिलेगा, और ये एरिया कौन सा है? मेडिटेरियन, भूमध्य सागर, वो, हाँ ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखो जो स्ट्रेट ऑफ यहाँ पे गुबाल है करके, मतलब अगर इस एरिया से रेड सी से हमें गल्फ ऑफ सुएज में जाना हो तो स्ट्रेट ऑफ गुबाल पड़ेगी। रेड सी से सुएज में जाना हो तो स्ट्रेट ऑफ गुबाल पड़ेगी, और रेड सी से हमें गल्फ ऑफ अकाबा में जाना हो तो स्ट्रेट ऑफ तिरान पड़ेगी, TIRAN। ईरान जैसा नाम है, पर ईरान से बहुत दूर है तिरान, तो ईरान की जैसा नाम तिरान। और ये है कहाँ पे? रेड सी को जोड़ रही है गल्फ ऑफ अकाबा से। तो ये भी याद हुआ। तो अब बाकी ये कंट्री जो स्ट्रेट वगैरह हैं जो हमने देख ली हैं, वही इनके बारे में दिया है। बाबल मंदेब का भी हमने देख लिया। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले छोटा, जैसे दुनिया में बेरिंग है अपना, पाक स्ट्रेट तो हम जानते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि बीच में जल निकाय तो है, छोटा सा जल है, फिर श्रीलंका है, इधर बड़ा जल, इधर बड़ा जल, इधर श्रीलंका बड़ा स्ट्रेट, और ये है तो पाक ये वाला हो गया। तिरान वाला भी हमने देख लिया, रेड सी और अकाबा की खाड़ी के बीच में है। तो ये हमारा 20 जनवरी का करंट अफेयर्स खत्म हुआ।